सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब की स्पीच में आज आप देखेंगे किस तरह से ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलेगी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो कौम इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। क्या आप इतिहास जानना चाहते हैं? यदि आप इतिहास जानना चाहते हैं अपने बहुजन समाज का, अपने महापुरुषों का, और आप बाबा साहब से परिचित होना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा से परिचित होना चाहते हैं, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनना बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से इतिहास के बारे में और बाबा साहब को जानने में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश महती भूमिका निर्वहन करेगा। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं, अपना घर बिखर ना जाए इसलिए। विषय तो सम्मानित साथी इतना ही है, अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं, अपना घर बिखर ना जाए इसलिए। आगे ऐसा आपको भी लगता होगा कि ये सेंटेंस अधूरा है। हाँ साथियों, सेंटेंस अधूरा है और भाव भी मुझे लगता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे। हम भी नहीं समझ पाए थे जब हमने पहली बार ये पढ़ा था। तो अब हमने जब पूरा स्पीच को पढ़ा, पूरा स्पीच पढ़ने के बाद अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो के रूम में, तब जाकर मुझे समझ आया, पूरा वीडियो, पूरा मैसेज पढ़ने के बाद में समझ में आया कि इस विषय का मतलब क्या है। और यदि आप भी समझना चाहते हैं कि इसका संपूर्ण सारांश क्या है, तो इसके लिए सम्मानित साथियों आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच करना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 337 से 341 तक ये प्रकाशित है। बाबा साहब का ये स्पीच जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, खंड 39। पिछले महायुद्ध के खत्म होने के बाद महारों को सेना में भर्ती नहीं किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लगातार लंबे समय तक की गई कोशिशों के कारण आगामी अक्टूबर महीने से महार लोगों को 2 पलटनें बनाने का निर्णय हिंदुस्तान सरकार ने लिया है। महार युवक इस मौके पर जरूर फायदा लें। इसी सिलसिले में बुधवार 24 सितंबर 1941 को रात 9 बजे परेल के RM भट्ट हाई स्कूल में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि हाल छज्जा भरने के बाद लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ा था। ठीक सवा 9 बजे बाबा साहब सभा स्थान पहुंचे। उनके आते ही सभा स्थान तालियों की गड़गड़ाहट और जयकार की ध्वनियों से गूंज उठा। बाद में जनता पत्रिका के प्रबंधक श्री KB सवादकर ने सभा का प्रयोजन आदि लोगों को बताया और बाबा साहब से बोलने की विनती की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सज्जनों, आज अविलंब बुलाई गई सभा का मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान सरकार द्वारा हमारे समाज के लिए जो 2 बटालियंस बनाई गई हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। 1931 में 111वीं महार पलटन बनी थी। उस पलटन के सैनिकों ने पिछले महायुद्ध में महार समाज का छात्र तेज देखा, लोगों को दिखा दिया था, लेकिन महायुद्ध खत्म होने के बाद सरकार ने इस पलटन को बंद कर दिया। उसके बाद पलटन में भर्ती होने के लिए कई महार युवाओं ने अर्जियां दी थी, लेकिन उन्हें पलटन में नहीं लिया गया।
युद्ध खत्म होने के बाद सरकार ने अस्पृश्य लोगों का कामगार जत्था बनाने की योजना रखी। इस बारे में जब मुझसे पूछा गया, अर्थात बाबा साहब कहते हैं इस बारे में कामगार जत्था बनाने के लिए जब मुझसे पूछा गया तो मैंने सरकार को बताया कि जब आप अस्पृश्यों को पलटन में नहीं ले रहे हैं इसलिए हमारे लोग आपके कामगार जत्थे में शामिल नहीं होंगे। आपको कामगार जत्थे के लिए अगर अपने लोग चाहिए तो पहले हमारे लोगों को पलटन में शामिल कर लें। मेरे कहने का सरकार पर असर हुआ और सरकार ने हमारी एक पलटन बनाना तय किया है। एक और पलटन बनाने का भी आश्वासन मुझे दिया गया है। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि पलटन के महार चपरासी तथा उनके अफसर ऊंची जाति के ना हों, अधिकारी भी महारों के ही होनी चाहिए, अधिकारी भी महारों के ही होना चाहिए, ये शर्त बाबा साहब ने रख दी। मेरी ये मांग भी सरकार ने मान ली है। अब हमारे लोगों को केवल जमादार सूबेदार के पदों पर ही नहीं लिया जाएगा बल्कि लेफ्टिनेंट जैसे पदों पर भी किया जाएगा। बातचीत का दौर इन निर्णयों तक आ पहुंचा है। पिछले शनिवार के दिन मेरी और सम्माननीय गवर्नर की मुलाकात हुई। मुझे वहां बताया गया कि जब तक 600 से 700 अस्पृश्यों ने इस पलटन में अपने नाम दर्ज किए हैं, लेकिन उन्हें अफसर के पद के लिए हमारे बीच से किसी योग्य व्यक्ति की कमी खल रही है। मुझसे ये भी कहा गया है कि हमने जिस प्रकार आपकी शर्तें मान ली हैं उसी तरह अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए लायक उम्मीदवार उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है। इसीलिए दोनों पलटनों में अधिकारियों के पदों के लिए लायक उम्मीदवार भेजना जरूरी है। कुछ लोगों के मन में इन पलटनों के बारे में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि वायसराय के विस्तारित कार्यकारी मंडल में अस्पृश्यों के एकाध प्रतिनिधि तक को नहीं लिया गया। साथ ही सरकार द्वारा महार इनामदारों पर अतिरिक्त लगान लगाए जाने के कारण आजकल हम इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। फिर सेना में भर्ती होकर उसी सरकार की मदद कैसे करें? आज की सभा में हम इन्हीं सवालों के जवाबों पर सोचेंगे। मतलब एक तरफ यहां पर आंदोलन इस बात का है, किसानों के लिए आंदोलन है, अस्पृश्यों से जो अधिक लगान वसूला जा रहा है उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बाबा साहब आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जब एक तरफ हम उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो उसी की हम मदद क्यों कर रहे हैं? मदद यानी कि वो जो जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह की शर्तें यहाँ पर हैं कामगार जत्था बनाने का, या तो इन सब चीज़ों में हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? ये बात यहाँ पर प्रश्न है, ये ज्वलंत प्रश्न है और इसका जवाब बाबा साहब देते हैं। कहते हैं आजकल हिंदुस्तान के अन्य समाजों की सोच कैसी है ये मैं आपको बताऊं। कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेज जब हमें स्वराज नहीं देते तो हमें भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको दो बातें बताता हूं, दो बातें। पहली बात यह कि मान लीजिए किसी आदमी का एक घर है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, बहुत विस्तार से, बहुत सरल भाषा में बाबा साहब ने यहां पर बड़ी बात को समझा दिया है और यही क्वालिटी बाबा साहब को महान बनाती है। पहली बात बाबा साहब ने कहा कि मान लीजिए किसी आदमी का घर है, दूसरा आदमी उसे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तीसरा आदमी आकर कहता है दूसरे आदमी को जिसने कब्जा कर लिया है, उससे कहता है, उस आदमी को धमकाता है कि तू घर से बाहर निकल वरना मैं घर में आग लगा दूंगा। यही बात आज हो रही है। हम इस देश के मालिक हैं, अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा किए बैठे हैं। औरों की तरह हमारी भी यही इच्छा है कि वे यहां से चले जाएं। हिटलर अगर अंग्रेजों से कहने लगे कि आप इस देश से निकल जाओ वरना हम इस देश को जलाकर राख कर देंगे, आप बताइए अगर हिटलर देश को जला देगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अंग्रेजों का नहीं होगा, इस देश के लोगों का होगा। इस बात को आपके तौर पर गांठ बांध लें। इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिए मैं जो आपसे कह रहा हूं वह अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर को राख होने से बचाने के लिए है। सामान्य साथियों, विषय आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि वायसराय ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने कार्यकारी मंडल में नहीं लिया तो हम क्यों पलटन में भर्ती हों? दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
धैर्य आप बनाए रखेंगे, मुझे इतना भरोसा है। सभी ऑडियंस धैर्य के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं। मुझे बहुत आप सभी लोगों पर विश्वास रहता है। बाबा साहब कहते हैं कि इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आर पार की लड़ाई और रूठने में बहुत फर्क है ना। अपने प्रतिनिधि को कार्यकारी मंडल में नहीं लिया, ये हमारे साथ अन्याय है। ये बात मैं भी मानता हूँ, सरकार भी ये बात मानती है। खुद मान्यवर वायसराय ने ये बात मेरे सामने कबूली है। एक और बात ये भी है कि अगर सरकार हम करें सो कायदा नीति को अपनाएं और अभिमान से फूल कर हमसे कहने लगे कि जाओ, जो जितना जैसा आंदोलन करना है कर लो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हम सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास तो साधन भी उपलब्ध नहीं है। हम सरकार से रूठ कर बैठे रहने के अलावा क्या कर सकते हैं? मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आया। सामान्य साथियों, आपको भी हंसी भी आएगी और आप समझेंगे भी। बचपन का बहुत सुंदर वाकया बाबा साहब यहाँ पे बताते हैं। कहते हैं हम 3-4 भाई अपनी हमारी बुआ के यहाँ रहते थे। खाना खाते समय हमेशा इसे ज़्यादा मिला, उसे कम मिला, जैसी हमारी नोक झोंक चलती रहती थी। शिकायतें भी की जाती थी। आप भी बचपन में ऐसा किए होंगे निश्चित रूप से। ऐसे झगड़ों में मैं सबसे आगे हुआ करता था। एक बार बुआ ने बैंगन का भरता बनाया था। खाना खाते ही मैंने शिकायत की कि मुझे भरता कम मिला। उस दिन मेरे भाइयों ने तय किया हुआ था कि मुझे कुछ नहीं मिलने देंगे, इसलिए मेरी शिकायत का कोई फायदा नहीं हुआ। बस मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने रूठ कर खाना खाने से मना किया और बाहर निकल गया। मेरे पीछे मेरे हिस्से जो थोड़ा भरता आया था वह भी मेरे भाई खा गए। उस पूरे दिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, खाली पेट ही रहना पड़ा। कहने का मतलब यही कि दोनों पक्ष समान रूप से बलवान हो तभी झगड़ना सही रहता है, वरना रूठने में कोई अक्लमंदी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। बोलने में और लड़ाई करने में बहुत अंतर है। वायसराय ने अन्याय किया है। बात सही होने के बावजूद रूठकर किसी झोपड़े में बैठे रहने में कोई तुक नहीं है। मुस्लिम लीग मुसलमानों की बलशाली संस्था है। सांप और नेवले का जिस तरह पैदाइशी आपसी बैर होता है, उसी तरह अंग्रेज और इस संस्था के बीच में आपसी बैर है। उसके बावजूद मुसलमान लोग जो भी कुछ साध सकते हैं उसके लिए कोशिशें कर वह पा ही रहे हैं। सेना में 80% मुसलमान लोग हैं, 50% अधिकारी हैं, 80 से 90% मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मुसलमान हैं। ये जमीनी हकीकत है। मुसलमान लोग व्यवहार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मुसलमान लोग अगर इनकार करते हैं तो अंग्रेजों को उनकी मनुहार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुसलमानों के हाथ अब बलवान हैं। हमारे हाल उनके जैसे नहीं है। हम सभी तरफ से दबाए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमारी शर्तें मानी हैं। इसी बात का मुझे अचरज लगता है। इसीलिए कहता हूं कि इन 2 पलटनों में अधिकारियों के पदों पर कब्जा करने के लिए कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अन्य सुरक्षित युवकों को आगे आना होगा। सरकार ने मुझे यह आश्वासन भी दिया है कि अगर युद्ध के बाद अगर ये पलटनें बर्खास्त की गई तो पलटन के लोगों को सिविल में अच्छी नौकरियां देने का प्रबंध किया जाएगा। आपसे यही कहना है कि जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनका फायदा उठाना हम पर निर्भर करता है। पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सामान्य साथियों, वर्तमान दौर ही कुछ ऐसा ही आप नजर आ रहा होगा। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, जो कुछ भी मिल जाए, जितना मिल जाए, अधिक से अधिक लेने का प्रयास बाबा साहब कर रहे थे। वर्तमान परिदृश्य में हो सकता है किसी राज्य में या पूरे भारतवर्ष में
आप महसूस करते हो कि आपकी सरकार नहीं है। आपकी सरकार जब नहीं है तो ऐसे में जो सरकार है वो जितना दे रही है उसका अधिकतम लाभ हमें उठाना चाहिए। अधिकतम लाभ, जिन पदों की नौकरियां निकल रही हैं उनका हमें लाभ तुरंत उठा लेना चाहिए। यही अर्थ हम लगा पा रहे हैं उस समय की परिस्थितियों में और वर्तमान परिस्थितियों में। आप ऐसा क्या सोचते हैं? वर्तमान परिदृश्य क्या उसी समय जैसा नजर आता है या नहीं? आप भी अपने विचार दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे युवकों को छांव में बैठने की आदत छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी यही लगता था कि छांव में आराम से की जा सके ऐसी कोई नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। आजकल सब लोग महारों के खिलाफ हैं। अन्य जाति के लोगों के मन में ढेरों के बारे में, चमारों भंगियों के बारे में प्रेम है, लेकिन महारों के बारे में किसी के मन में प्रेम नहीं है। इसकी कोई दूसरी तीसरी वजह नहीं है। वजह मैं ही हूं। बाबा साहब स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अन्य लोग मुझे पिशाच मानते हैं और मेरे साथ आसपास रहने वालों को भूतों का जमावड़ा मानते हैं। 1926 से मैं अस्पृश्यों के न्यायपूर्ण हकों के लिए झगड़ता रहा हूं। 1926 से पिछले भी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आपको सुना चुके हैं। अस्पृश्यों को पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए मैं सरकार से भिड़ा। इससे फायदा ये हुआ कि आज एक चमार और 2 मांग सब इंस्पेक्टर्स हैं, महार एक भी नहीं है। वजह केवल इतनी है कि साक्षात्कार के लिए जिन महारों को बुलाया गया था उनसे यही पूछा गया कि आप डॉक्टर अंबेडकर के चेले हैं। उन्होंने हाँ कह दिया तो उन्हें नहीं चुना गया। वैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदे के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इसी प्रकार पिछले महीने हमारे कुछ उपाधि धारकों मामलतदार के पद के लिए साक्षात्कार हेतु केंद्रीय विभाग के राजस्व आयुक्त ने बुलाया था। उनसे वहां अतिरिक्त लगान के बारे में सवाल पूछे गए। वे तीनों उम्मीदवार महार होने के नाते उनमें से किसी एक को भी काम पर नहीं रखा गया। मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अतिरिक्त लगान और उम्मीदवारों के साक्षात्कार का आपसी ताल्लुक क्या है, और अतिरिक्त लगान से संबंधित सभी सवालों के सही जवाब मिलने के बावजूद एक भी महार उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना गया? संक्षेप में कहना हो तो महार जाति पर सबका कटाक्ष है। हमारे समाज के युवकों को मामलतदार, सब जज, डिप्टी कलेक्टर बनना कठिन है। और सम्मानित साथियों, यहाँ पर लगातार आप महसूस करें, बाबा साहब कह रहे हैं कि महार जाति से नफरत है लोगों को। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर जो चमार जाति है उससे सभी को नफरत है या सभी को प्रेम है? आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यदि आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। उससे हमारे सभी ऑडियंस का ज्ञानार्जन होगा। हमारे समाज के युवकों को मामलतदार, सब जज, डिप्टी कलेक्टर बनना कठिन है, लेकिन 2 सालों तक मिलिट्री में नौकरी करने के बाद बड़ा अधिकारी बनना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमें आगे चलकर अगर फायदा कमाना हो तो पहले कुछ दिनों तक तकलीफ झेलना जरूरी है। मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बड़ा कोटेशन बाबा साहब ने कहा है, मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो मैट्रिक तक पढ़े हैं, जो बीए तक पढ़े हैं, उन्हें जरूर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अधिकारियों के इन पदों के लिए अगर हम अपने उम्मीदवार नहीं भेजते तो इस जगह पर अन्य जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। ऊंची जात के लोगों के मन में हमारे बारे में प्रेम भाव नहीं है, ये मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। आप ये बात जानते ही हैं कि कुमकुम रखा रहता है, उसे जो लगाता है वह सुहागन है और जो नहीं लगाता वह बेवा है। कहावत के अनुसार युवकों को इस मौके का लाभ जरूर उठाना चाहिए।
इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य यही है, जो वर्तमान में जो भी जॉब्स निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं या प्राइवेट में भी बेहतर अगर उच्च पदों पे आप जा सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय स्थापित करने में यदि आप सक्षम हैं तो व्यवसाय स्थापित कीजिए, हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कीजिए, हर क्षेत्र में हर अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सम्मानित साथियों, आने वाला समय जिस तरह से आप देख रहे हैं, यदि हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज यूनाइट नहीं हुआ तो शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगा, और यदि यूनाइट हो गया तो शासन सत्ता स्थापित करने में देर नहीं लगेगी। और शासन सत्ता जब आपका होगा, बहुजन समाज का होगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारे रास्ते आपके उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं है, अगर आप ऐसा मानते हैं, तो ऐसे में वर्तमान में जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उन अवसरों का फायदा आपको उठा लेना चाहिए। निश्चित रूप से मेहनत करनी होगी। मेहनत के बल पर आप, बाबा साहब यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो आपको जनरल सीटों पर कब्जा कर लेना चाहिए। अस्पृश्य समाज, बहुजन समाज के लिए हमारा बस यही संदेश है। बाबा साहब का सारांश के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में आपको उच्च पदों पर भी जाना चाहिए और कड़ी मेहनत आप निरंतर जारी रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अविलंब सभा क्यों बुलाई थी और महापलटन कब बनी थी? डॉक्टर बाबा साहब ने बचपन की 3 बातें और ये सांप और नेवले, बहती गंगा, कुमकुम, ये सारी जानकारी जो बाबा साहब ने यहाँ पे दी है, इनमें किसी एक पर अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा। सम्मानित साथियों, सभी पे व्यक्त करेंगे, काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस संदर्भ में आप किसी एक पॉइंट को लेकर अपनी बात को रख सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बस समाप्त कर रहे हैं हम। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस समय हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आबाजकर नई दिल्ली के द्वारा बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अगर अपना मूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना धर्म दान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजकर नई दिल्ली। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है। संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजकर बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आबाजकर नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, लेकिन आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।